हाय एवरीवन, आइसोमेरिज्म कर रहे थे हम लोग। लास्ट लेक्चर में जो है इनैंशियोमर्स को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करा था हमने। आज के इस लेक्चर में, जो कि लेक्चर नंबर 16 होगा, इसमें हम लोग देखेंगे डायास्टीरियोमर्स। देखो, इनैंशियोमर्स जो हमने पढ़ा ना, इनैंशियोमर्स एक कायरल सेंटर वाले भी हो सकते हैं, दो वाले हो सकते हैं, माने वन और मोर देन वन कायरल सेंटर वाले इनैंशियोमर्स हो सकते हैं। लेकिन डायास्टीरियोमर्स वन कायरल सेंटर वाले नहीं होते हैं। डायास्टीरियोमर्स जो है वे जनरली दो कायरल सेंटर वाले ही रहेंगे, मोर देन वन कायरल सेंटर वाले, है ना। एक कायरल सेंटर का डायास्टीरियोमर नहीं होता है क्या। तो इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू चले। जैसे मान लो एक कंपाउंड ले लें हम, CH3 CHBr CHBr C2H5 डायरेक्टली लिख देते हैं। द कंपाउंड इज 2,3 डाइब्रोमो पेंटेन। नंबरिंग कर दो। नंबरिंग तो किया हुआ इधर से 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, तो 2 3 पे ब्रोमो है। इसमें से ये दोनों जो है एक कायरल सेंटर हुए, दोनों के दोनों, क्योंकि इन दोनों में देखोगे इस कार्बन में एक CH3 एक H एक Br, चौथा ये पूरा ग्रुप है, चारों अलग अलग है तो कायरल। इसमें भी ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग, चारों, तो दोनों कायरल सेंटर हुए। अब इसका हम अरेंजमेंट अलग अलग लिखेंगे, ध्यान से देखोगे, ठीक। BRH, इधर BRH और इधर C2H5। इसको मिरर के सामने रख दें। तो इमेज बनेगा ऐसा, CH3 HBr HBr C2H5। इसको 1 कर दो, 2 कर दो। ये कैसा इमेज है, सुपर नॉन सुपर इम्पोजेबल, ये हम डिसाइड करेंगे। दो स्ट्रक्चर और बनेंगे इसी के लिए, BRH HBr, अपोजिट साइड कर दिए इस बार, C2H5। यहाँ भी रखो ऐसा मिरर इमेज, यहाँ भी बनेगा CH3 HBr, इस बार इधर BRH C2H5। इससे 3 कर दो, इससे 4 कर दो। इमेज किस तरह के हैं ये डिसाइड करेंगे। ये जो चार स्ट्रक्चर बनाए, ये चारों देखोगे तो यही है, 2,3 डाइब्रोमो पेंटेन। ऑल 4 आर डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ 2,3 डाइब्रोमो पेंटेन, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम ही हो गया। अब RS के आधार पे हम पता कर लेते हैं। तो उसके लिए नॉमेनक्लेचर के हिसाब से नंबरिंग करोगे। मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल मैंने देखो ऊपर CH3 है, नीचे C2H5 है। अलग अलग हो तो अनसिमेट्रिकल, सेम रहता तो सिमेट्रिकल। अब अनसिमेट्रिकल है तो इसमें नंबरिंग दोनों तरफ से नहीं हो सकता है, कोई एक तरफ से होगा। तो इधर से करोगे तो 1 2 पे हेलोजन आएगा, इधर से करोगे नंबरिंग 1 2 3 पे आएगा, तो इधर से नज़दीक पड़ेगा ना, तो यहाँ से नंबरिंग होएगा 1 2 3 4 5। अब R और S यदि लिखोगे, R और S, तो क्या लिखोगे, ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नीचे वाला 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो 1 से 2 2 से 3 R होना चाहिए, फोर्थ वाला वर्टिकल में नहीं है तो S होगा, सेकेंड कार्बन का S। वैसे थर्ड वाला का निकालो, ये नंबर 1 ऊपर वाला 2 ही होगा, ये 3 ये 4, तो 1 से 2 2 से 3। ये आ रहा है S, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है ना, S होना चाहिए, लेकिन R हो जाएगा 3R। अब यहाँ निकाल करके देखो, तो 1 नीचे वाला 2 3 4, तो 1 से 2 2 से 3, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, S होना चाहिए लेकिन R, तो 2R। इसमें 1 ऊपर वाला 2 ही रहेगा, ये 3 ये 4, S आ रहा है लेकिन R हो जाएगा 3S। तो देखो 2S का 2R हो गया, 3R का 3S हो गया, तो उल्टा हो गया ना, S का R
तो इसे हम कहेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और यदि ऐसा हो तो ये एक दूसरे के लिए इनैंशियोमर्स होते हैं। अभी हम देखें, ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, इनैंशियोमर्स हो जाएंगे। ये दोनों इनैंशियोमर्स हो गए एक दूसरे का। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज था, इनैंशियोमर्स हो गए। ठीक है, अब बाकियों को देखें, वे जो दो बचे, 1, ये नीचे वाला 2, 3, 4, ये 1 से 2, 2 से 3, R जा रहा है तो S हो जाएगा। फिर इसमें 1, ऊपर वाला 2, ये 3, ये भी R जा रहा है तो S हो जाएगा, 2S 3S। लेकिन यदि इसको हम देखें तो ये वाला 1, नीचे वाला 2, ये 3, ये 4, तो 1 से 2, 2 से 3, S आ रहा है तो R हो जाएगा। और इसमें 1, 2, ये भी ऐसे ही आ रहा है S, तो इसका भी R हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2S 2R 3S 3R, अपोजिट हो गया ना। तो ये भी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हुए, दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेज। तो ये भी एक दूसरे के लिए क्या कहलाएंगे, इनैंशियोमर्स कहलाएंगे। मतलब जो यह कंपाउंड था 2,3 डाइब्रोमोपेंटेन, इस कंपाउंड के लिए जब हम अलग अलग स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट दिखाए तो 1 और 2, वैसे 3 और 4, ये दोनों पेयर एक दूसरे के लिए नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हुए और ये कहलाए इनैंशियोमर्स। लेकिन सोचो, हम तुम्हें पूछते हैं कि बताओ ज़रा 1 और 3 का आपस में क्या रिलेशन है, 1 और 4 का आपस में क्या रिलेशन है, 2 और 3 का आपस में क्या रिलेशन है, 2 और 4 का क्या है। क्योंकि ये सब के सब जो है इसी कंपाउंड के अलग अलग फॉर्म हुए, तो 1 और 2 में रिलेशन है कि इनैंशियोमर है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। 3 और 4 में रिलेशन है कि ये भी इनैंशियोमर्स है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। तो फिर यहाँ 1 और 3 में क्या है। यदि हम पूछे कि ये दोनों कंपाउंड में क्या रिलेशन है, तो ये तुम डायरेक्ट यहाँ से पता करो ना। 1 में क्या था, 1 में था 2S 3R, और 3 में क्या आया, 3 में क्या आया, इसमें आया 2S 3S। बताओ, अब तुम देखोगे ये दोनों को 2S 3S तो लगेगा सुपर इम्पोजेबल है, इसको देखोगे 3S उल्टा है तो लगेगा नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो जब ऐसे दोनों लगने लगे ना, बाकियों में भी यही बात होगा। 1 और 4 को देखो तो 1 में तो वही है 2S 3R, लेकिन इसका हो गया 2R 3R। इस बार तुमको S वाला उल्टा लग रहा है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, लेकिन ये R वाला सेम है। मैंने सेकेंड का नॉन सुपर इम्पोजेबल लग रहा है और थर्ड का सुपर इम्पोजेबल लग रहा है, सेम आ गया। वैसे 2 और 3 का हाल होगा। 2 में है यहाँ 2R 3S, 2R 3S। अब इसका देखो, इसका है 2S 3S, फिर यहाँ 2R 3S, तो यहाँ 2R 3R है। तो सेकेंड वाला कायरल सेंटर से लग रहा है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है, क्योंकि R का S आ गया, लेकिन थर्ड वाला से लग रहा है कि सेम है। फिर यहाँ सेकेंड वाला से लग रहा है सेम है, थर्ड वाला से लग रहा है कि अपोजिट है। तो जब किसी कंपाउंड में ऐसे कोई पेयर दिया हुआ हो और उस पेयर में तुम्हें लगे कि सुपर इम्पोजेबल इमेज भी आ रहा है, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज भी आ रहा है, दोनों, तो इस केस में वैसे इमेज को ना तो हम नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज कहेंगे, ना तो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के मिरर इमेज ही नहीं है। तो ये जो 4 पेयर हुए ना, दीज आर नॉट द मिरर इमेजेज, नॉट द मिरर इमेजेज ऑफ वन अनदर। और जब एक दूसरे के मिरर इमेज ही ना हो कोई, तो ऐसे आइसोमर को ही हम कहते हैं डायास्टीरियोमर्स, है ना, इंपॉर्टेंट बात। तो ये कंपाउंड में टोटल 6 पेयर हुए, इस कंपाउंड का टोटल 6 पेयर, 2 पेयर यहाँ 1 2 3 4, ये दोनों पेयर इनैंशियोमर्स है,
मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है, आर एस से पता किए। इसके अतिरिक्त ये 4 पेयर और हुए 1 3 1 4 2 3 2 4, लेकिन ये चारों पेयर एक दूसरे का मिरर इमेज ही नहीं है। सुपर इम्पोजेबल नॉन सुपर इम्पोजेबल की बात ही नहीं करना, मिरर इमेज ही नहीं है। और कैसे पहचानोगे वो हम बता दिए। तो ऐसे कंपाउंड को, वैसे स्टीरियो आइसोमर्स को जो एक दूसरे का मिरर इमेज ही ना हो, तो उसे हम कहते हैं डायास्टीरियोमर्स। तो वे 4 पेयर एक दूसरे का डायास्टीरियोमर्स हुए और ये दोनों पेयर एक दूसरे के इनैंशियोमर्स हुए। तो एक ही कंपाउंड के लिए इनैंशियोमर्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, डायास्टीरियोमर्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप्स। जैसे इनैंशियोमर्स के लिए हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि इनैंशियोमर जो है उनका फिजिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिकल है, केमिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिकल है, ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट को छोड़ दो। तो वैसे डायास्टीरियोमर्स में भी प्रॉपर्टी कुछ सेम होता है, कुछ अलग होता है। ये ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, दोनों। इनैंशियोमर है कि ऑप्टिकली एक्टिव हो ही जाएगा, डायास्टीरियोमर में ऐसा नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं, नहीं भी, मैंने पीपीएल को रोटेट कर भी सकते, नहीं भी। मोस्टली ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, कुछ कुछ नहीं भी होते हैं, है ना। तो उतना हम लोग को मतलब नहीं है। इनैंशियोमर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायास्टीरियोमर से। आप बोलोगे डायास्टीरियोमर को एग्जाम में कैसे पहचानेंगे, तो ऐसे ही जैसे बताए कि 2 कंपाउंड दिया रहेगा और उसमें कायरल सेंटर याद रखना, कायरल सेंटर हमेशा 2 से ज़्यादा होगा। और जब कायरल सेंटर हमेशा 2 से ज़्यादा मीन्स 2 या उससे ज़्यादा, 1 से ज़्यादा होगा, 2 या उससे अधिक, तो उस केस में सबका आर एस लिख करके देखना। अब यदि कोई कायरल सेंटर से तुमको लगेगा सुपर इम्पोजेबल और किसी से लगेगा नॉन सुपर इम्पोजेबल, दोनों यदि आ गया मिक्सअप, तो समझ जाना कि वह डायास्टीरियोमर्स है, वह इमेज ना तो सुपर इम्पोजेबल है ना तो नॉन सुपर इम्पोजेबल है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ से हम बताए, तुम लोग ध्यान रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहचानने ही आएगा। एग्ज़ाम में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो वहाँ डेफिनेशन ऑब्वियसली नहीं ही पूछने वाला है, छांटने देगा ना इनैंशियोमर की डायास्टीरियोमर। तो जैसे इनैंशियोमर को पहचानने के लिए बताए आर का एस, एस का आर आना चाहिए, उसी प्रकार से डायास्टीरियोमर में पता ही नहीं चलेगा, कुछ का सेम आएगा कुछ का अलग आएगा, क्योंकि कायरल सेंटर इसमें 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये डायास्टीरियोमर्स हुए। नेक्स्ट इसमें एक टर्म है इनैंशियोमर्स और डायास्टीरियोमर्स से अलग। अलग इन सेंस में कि इनैंशियोमर्स हम बोले कि ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा हमेशा, डायास्टीरियोमर्स मोस्टली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन अभी जो कंपाउंड हम तुम्हें बताएंगे ये ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा, किसी भी हाल में इनएक्टिव ही होगा। एंड द कंपाउंड इज मेजो कंपाउंड, मेजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव कैसे होगा उस चीज़ को हम समझेंगे। द ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ए कंपाउंड whose molecule is superimposable on its mirror image in spite of the presence of chiral carbon is called मेजो कंपाउंड। बहुत सारा बात इसमें छुपा हुआ है। सबसे पहला डेफिनेशन का स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ ऑप्टिकली इनएक्टिव है, माने है। अब कह रहा है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूल का जो इमेज बनता है वो सुपर इम्पोजेबल हो जाता है। सुपर इम्पोजेबल तब होता है जब उसमें कायरल कार्बन भी हो। कायरल कार्बन होने के बावजूद
इन स्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन लिखे हैं कि उस कंपाउंड में, उस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर होगा, कायरल कार्बन होगा, और कायरल कार्बन होने के बावजूद उसका मिरर इमेज कैसा होगा, सुपर इम्पोजिबल। तो वैसे कंपाउंड को हम कहते हैं मेजो कंपाउंड। जनरली कायरल सेंटर वाले मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में, लेकिन कुछ वैसे आ जाते हैं जिसमें कायरल कार्बन होता है, उसके बावजूद वे ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनका जो मिरर इमेज होता है वह नॉन सुपर इम्पोजेबल के बजाय सुपर इम्पोजेबल हो जाता है। और कैसे होता है, इस तरह से उसको हम एग्जाम्पल के मदद से समझेंगे। तो कंपाउंड ले लें हम टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड की बात कर लें। ऐसा टार्टरिक एसिड, इस कंपाउंड के लिए हम 4 अरेंजमेंट बना सकते हैं। देखोगे COOH HOH अपोजिट रखें, एक तरफ H एक तरफ OH, और फिर यहाँ COOH। इसको मिरर के सामने रखोगे, इमेज बनेगा ऐसा, COOH, इधर HOH, फिर इधर OH, इधर H, इधर COOH। ये दोनों इसमें कायरल सेंटर है। ये कैसा इमेज है हम लोग डिसाइड करेंगे। फिर ये दोनों ऐसा, दोनों OH को सेम साइड रखा गया है। HOH HOH, यहाँ से OH कर दें, 1 2 3 4, चारों यही है, बस ग्रुप का अरेंजमेंट में अंतर है। ऊपर वाले में HOH अपोजिट है, इसमें सेम साइड। नंबरिंग देखो, इसमें नॉमेनक्लेचर के हिसाब से नंबरिंग करोगे, कोई पता नहीं कहाँ शुरू करोगे। यहाँ से भी 1 कर सकते हो, यहाँ से भी। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है या एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, जो ऊपर वही नीचे अगल बगल वाले ग्रुप भी सेम है, बस वैसे ही लिख दें। तो अभी इसका हम कर देते हैं यहाँ नंबर 1, नंबर 2 RS के हिसाब से, ये 3, ये 4, तो 1 से 2, 2 से 3, S आ रहा है, मैंने R होना चाहिए, तो इसका हो गया R। उस हिसाब से इसका क्या आना चाहिए, 1, ये 2, सॉरी हाँ एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो S होना चाहिए, लेकिन R हो जाएगा, ठीक है। इसका 1 2 ऊपर वाला 3 जाएगा, तो 1 से 2, 2 से 3, तो इसका भी S आना चाहिए, लेकिन R हो जाएगा क्योंकि 4th नंबर वाला में नहीं है वर्टिकल, तो दोनों का R, तो उस हिसाब से यहाँ S आना चाहिए। ये जाएगा ऐसा 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज R, लेकिन ये वर्टिकल में नहीं है तो उल्टा आएगा S। वैसे ये भी जाएगा ऐसा ही, तो इसका भी S। तो R का S, R का S नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज एनेंशियोमर्स। इन दोनों को देखो, A1 ऊपर वाला 2, ये नीचे 3, ये 4, 1 से 2, 2 से 3, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है S, लेकिन R होगा इसमें 1 2 ऊपर वाला 3, तो 1 से 2, 2 से 3, R जा रहा है तो S होगा। इसमें उल्टा हो जाएगा, यहाँ S और यहाँ R। अब यहाँ भी तुम्हें देख करके लिखेगा कि R का S और S का R, क्यों, R का R भी तो हो सकता है, S का S भी तो हो सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूल तो सेम ही है। जो ऊपर से दिख रहा है वही नीचे से दिख रहा है, जो नीचे से दिख रहा है वही ऊपर से दिख रहा है, ऐसा। तो इस केस में जो है होगा दिक्कत। यहाँ वैसा नहीं है, R का इधर भी देखोगे तो S, R का इधर भी देखोगे तो S, R का S, R का S अपोजिट ही आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं है। यहाँ R का S दिख रहा है, लेकिन हम ऐसे जा रहे हैं तो R का R दिख रहा है। और हम ऐसे क्यों देखेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, COOH R, COOH R। तो जब ऐसा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो, कायरल सेंटर ऑब्वियसली एक से ज़्यादा हो,
और इस केस में यदि ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि आर का आर भी और एस का एस भी, आर का एस भी और एस का आर भी, उल्टा और सीधा दोनों आ रहा है, तो ऐसे केस में हम यहाँ ऑब्जर्व करते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। अब ध्यान से देखोगे तुम इस मॉलिक्यूल को, तो इस मॉलिक्यूल में जो है ना, यहाँ पे है प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा, ऑब्वियसली यहाँ भी होगा। और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि अब प्लेन ऑफ सिमेट्री एक वैसा इमेजिनरी प्लेन है जो किसी मॉलिक्यूल को दो बराबर भाग में बांट रहा है। इस मॉलिक्यूल के एक COH ऊपर एक नीचे, एक OH ऊपर एक नीचे, एक H ऊपर एक नीचे, और इस तरह से बांटता है कि वह दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होता है। यहाँ यदि तुम मिरर रखोगे तो OH के सामने OH दिखेगा, COH के सामने COH दिखेगा, H के सामने H दिखेगा। तो यह प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब चूंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री अब क्या किया ना कि इस मॉलिक्यूल को एक रहने ही नहीं दिया, अब इस एक मॉलिक्यूल को तोड़ करके दो बना दिया, और ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट नेचर का होगा। मतलब इसमें से यदि यह एक हाफ PPL को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ये PPL का रोटेशन बता रहा है, तो दूसरा हाफ PPL को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ऐसे जा रहा है राइट साइड क्लॉकवाइज, ऐसे आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज थ्रू सेम एंगल। माने यह एक मॉलिक्यूल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आया, इसको दो भाग में बांटा, दोनों अब डिस्टिंक्ट हो गए, बिल्कुल अलग, दोनों का नेचर अपोजिट। एक हाफ PPL को यदि मान के चलो कि 5 डिग्री लेफ्ट साइड रोटेट किया तो -5 डिग्री लिखोगे, लेफ्ट मैंने लेबो माइनस देते हैं, तो इसका दूसरा हाफ PPL को 5 डिग्री ही राइट रोटेट करेगा, मैंने +5। अब हम पूछे बताओ ओवरऑल रोटेशन कितना हुआ मॉलिक्यूल का, तो आधा किया 5 डिग्री लेफ्ट, तो बाकी आधा कर दिया 5 डिग्री राइट, तो जहाँ से चला था वहीं आ गया, तो ओवरऑल PPL रोटेट नहीं किया, 0 डिग्री, -5 + 5 0 डिग्री। और जब एंगल ऑफ रोटेशन 0 डिग्री आता है तो वैसे मॉलिक्यूल को हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कहते हैं। 0 डिग्री आने का मतलब वो ओवरऑल रोटेशन नहीं कर पाया, मॉलिक्यूल ओवरऑल रोटेशन नहीं कर पाया PPL का, आधा आधा था तो अपोजिट डायरेक्शन में किया, और ओवरऑल जब हम पूरे एक मॉलिक्यूल को कंसिडर किए तो वह PPL को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं कर पाया। तो कायरल कार्बन है दो, लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आया, और प्लेन ऑफ सिमेट्री आने की वजह से वह मॉलिक्यूल को एक रहने ही नहीं दिया, तोड़ दिया, और तोड़ करके दोनों को एक दूसरे का एकदम अपोजिट कर दिया। अब एक दूसरे का अपोजिट कर दिया तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, एक हाफ का जो रोटेशन है वह दूसरे हाफ का रोटेशन के द्वारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस केस में ओवरऑल ही मॉलिक्यूल को देखोगे तो वह PPL को रोटेट नहीं कर पाएगा, तो ऐसे मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, और ऐसे कंपाउंड को ही हम कहेंगे मेजो कंपाउंड। इधर भी वही सिचुएशन है कि यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री तो यहाँ भी है, तो यदि इसका आधा हाफ PPL को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है ऐसा, तो बाकी आधा हाफ PPL को एंटी क्लॉकवाइज करेगा। माने यहाँ यदि +5 डिग्री हुआ तो ये -5 डिग्री, ओवरऑल मिलाओगे तो 0 डिग्री, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब चूंकि ये भी रोटेट नहीं कर पा रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, 0 डिग्री यहाँ भी, 0 डिग्री यहाँ भी, तो तुम क्या कहोगे, दोनों अलग अलग इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है? नहीं, ये दोनों एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज कहलाएंगे। मतलब ये दोनों एक ही है, 3 और 4 डिफरेंट नहीं है। यहाँ 3 और 4 लिखे, मैंने या तो 3 या तो 4 एक ही चीज़ है, लेकिन यहाँ 1 और 2 लिखेंगे कि ये दोनों अलग अलग है, 1 और 2 दोनों अलग है, लेकिन यहाँ 3 और 4 की दोनों में से कोई एक, दोनों सेम ही है, क्योंकि ओवरऑल दोनों PPL को रोटेट नहीं कर पा रहा है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम भी हो जा रहा है, RR SS ऐसे। तो वही यहाँ तो लिखे हैं देखो कि वैसा ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म जिसका मॉलिक्यूल सुपर इम्पोजेबल होगा कायरल कार्बन होने के बावजूद, तो दो कायरल कार्बन है उसके बावजूद मिरर इमेज को हम सुपर इम्पोजेबल कहे। क्यों कहे? क्योंकि दोनों का प्रॉपर्टी एकदम आइडेंटिकल था, 0 डिग्री भी 0 डिग्री भी, तो दोनों सेम ही था, तो फिर अलग अलग इमेज कैसे कहोगे जी? इमेज अलग होगा तो PPL को अलग डायरेक्शन में रोटेट करेगा, लेकिन यहाँ डायरेक्शन तो छोड़ दो, रोटेट ही नहीं कर पा रहा है दोनों में से कोई भी, और जब दोनों में से कोई भी PPL को रोटेट नहीं कर पा रहा है तो कहाँ से होगा? तो यह जो टर्म है प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसके वजह से सारा कांड हुआ, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आने के वजह से यदि कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो तो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी का कारण उसमें हम बताते हैं इंटरनल कंपनसेशन। क्या बतलाते हैं? इंटरनल कंपनसेशन। कंपनसेशन वर्ड का मतलब क्या होता है भाई? क्षति पूर्ति।
क्षति और पूर्ति दो अलग चीज़ है। क्षति माने नुकसान पहुंचाना, पूर्ति माने उसका भरपाई करना। मैंने किसी का तुम कुछ बिगाड़े, किसी का पेन तोड़ दिए लेकर के, बदले में नया पेन दे दिए, क्षतिपूर्ति। पेन तोड़ना क्षति कहलाया, नया पेन लेकर के दे दिए, उसका पूर्ति कर दिया आप। तो वैसे ही यहाँ होता है, क्षतिपूर्ति होता है कि आधा मॉलिक्यूल पीपीएल को लेफ्ट रोटेट करके इसको क्षति पहुँचाया, तो बाकी आधा फिर उतना ही एंगल से राइट रोटेट करके उसको पूरा कर दिया, क्षतिपूर्ति। और यह क्षतिपूर्ति एक मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, इसलिए इंटरनल वर्ड है। तो इंटरनल कंपनसेशन के वजह से एक मेजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, और इंटरनल कंपनसेशन हम लोग कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री के वजह से। तो मेजो कंपाउंड को पहचानना आसान है, प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लेना बस। यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री उस कंपाउंड में है तो फिर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। ठीक, तो यही देखो, सब टार्टरिक एसिड था, लेकिन ये दोनों ऐसा अरेंजमेंट रहा कि एनेंटियोमर बन गया, और ये दोनों ऐसा हो गया कि एक ही रहा, दोनों अलग हो ही नहीं पाया और मेजो कंपाउंड हो गया। क्लियर हो गया टॉपिक। इसके बाद अब एक टॉपिक और बचा हुआ है, एक नहीं दो हम कह दें, एक रेसिमिक मिक्सचर और दूसरा कैलकुलेशन आइसोमर्स का। तो उन टॉपिक्स को हम आगे के लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।